बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि गल्फ स्टील मिल की मिल्कियत का मामला, फरोख्त और जद्दा से रकम की बरतानिया मुंतकिली कैसे हुई, ऑफशोर कंपनीज कैसे वजूद में आई, इतना सरमाया कहां से आया, नवाज शरीफ को हुसैन नवाज से तोहफे में मिलने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए। 13 सवालों के जवाब हासिल करने के लिए कायम पैनामा केस JIT ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। JIT अपनी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। JIT अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश करेगी। पैनामा केस के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अमल दरामद के लिए बनाया गया था। टीम ने किन किन मराहिल से गुजरकर रिपोर्ट तैयार की, ये जानते हैं इस्लामाबाद से एजाज सैयद की रिपोर्ट में। मुल्क में सबसे बड़े केस की सबसे अहम तहकीकात, मुश्तरका तहकीकाती टीम अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 7 मई को तश्कील दी जाने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम की सरबराही FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाजिद जिया कर रहे हैं। टीम ने मजमूई तौर पर 62 दिन बिला नागा काम किया। इस दौरान टीम ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके 2 बेटों हुसैन नवाज, हसन नवाज और साहबजादी मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के दीगर अहम अफराद के बयानात कलमबंद किए। टीम ने वज़ीर आज़म के भाई वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म के करीबी अजीज तारक शफी, जावेद कियानी, वज़ीर आज़म के समधी और वज़ीर खजाना इसहाक डार और वज़ीर आज़म के क्लास फेलो और नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद चमन के बयान भी कलमबंद किए। टीम ने तहकीकात के दौरान चेयरमैन नायब कमर जमान चौधरी, साबिक चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद से भी हुदैबिया पेपर मिल्स केस के बारे बयानात कलमबंद किए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुदैबिया पेपर मिल्स की तहकीकात करने वाले FIA के डायरेक्टर बिशारत शहजाद और जाती उमरा प्रॉपर्टी की तहकीकात करने वाले साबिक FIA अफसर जावेद अली शाह से भी केस का पस मंजर जाना। सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को पीर 10 जुलाई तक काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आसमान गिरे या जमीन फटे, JIT दी गई मुद्दत के दौरान ही काम मुकम्मल करेगी, इसकी मुद्दत में इजाफा नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने कतरी शहजादे के बयान के बगैर JIT रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार का ऐलान कर दिया है। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पैनामा केस की तहकीकात करने वाली 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने कौन कौन पेश हुआ, इससे मुतालिक तफसीलात जानते हैं। फेडरल जुडिशल एकेडमी के बाहर मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद। एजाज, बताइएगा कि पैनामा केस JIT की समातों से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास, और सुप्रीम कोर्ट में आज कितने बजे रिपोर्ट पेश की जाएगी? पैनामा केस की तहकीकात से मुताल्लिक हम मजीद अपडेट्स लेते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज एजाज सैयद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा पैनामा केस JIT की समातों से मुताल्लिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आज कितने बजे रिपोर्ट पेश की जाएगी? जी, आज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तकरीबन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बैठेगा, और उससे पहले यहाँ पर फेडरल जुडिशल एकेडमी में 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम का एक इजलास होगा। वाजिद जिया एडिशनल DG FIA जो कि इस 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम की सरबराही कर रहे हैं, वो इस इजलास में शरीक होंगे और एक फ़ाइनल रिव्यू किया जाएगा। जो रिपोर्ट जमा करवानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पानामा केस और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए 13 सवालों के जवाबात के हवाले से एक फ़ाइनल रिव्यू होगा, जिसके बाद यहाँ से जो टीम है 6 रुकनी वो अपनी अपनी गाड़ियों में सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे। ये जो 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम थी, 7 मई को ये तश्कील दी गई थी। 62 दिन इसने काम किया, आज 63वां दिन है और बिला तातुल बिला नागा इस टीम ने काम किया है। और इस हवाले से इस टीम ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बच्चों, उनके ख़ानदान के जो दीगर अरकान हैं उनसे बयानात लिए हैं। चेयरमैन नायब, साबिक चेयरमैन नायब और इसी तरह के जो दूसरे मुतलका हुकाम हैं उनसे बयानात लिए हैं। आज ये टीम अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। जी अच्छा एजाज, ये बताएं, नवाज फैमिली के बहुत अहम गवाह कतरी शहजादा जो था हमद बिन जासिम, वो पेश नहीं हुए थे, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? जी, एक समन जारी किया था मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कि वो आकर पेश हों, लेकिन वो यहाँ पर इसलिए पेश नहीं हुए। जो हमें मालूमात हासिल हुई हैं कि कतरी शहजादा एक तो इस बात से रिलेक्टेंट था कि उसका जो
ओहदा है, उसका जो स्टेटस है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म रहा है, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहा है, उसको जो JIT के अरकान हैं 6 घंटे तक के लिए बुलाना चाहते थे पाकिस्तान के सफारत खाने में। फिर दूसरी बात ये थी कि कतरी शहज़ादा और कतरी फैमिली को भी इस बात का इल्म हो चुका था कि हुसैन नवाज़ की जो तस्वीर लीक हुई है वो पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी बनी है, और आज तक उस कंट्रोवर्सी का जो मरकज़ी किरदार है, जिस शख्स ने वो तस्वीर लीक की है, एक हसास अदारे का एहलकार है, वो उसका ना तो नाम पब्लिक में किया गया है, ना उसके इदारे का नाम पब्लिक किया गया है, और ना ही उसको कोई सज़ा दी गई है। तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी वीडियो कल किसी टाइम पे लीक हो जाए और वो वीडियो एक कंट्रोवर्सी बने, और फिर जो लोग वो वीडियो लीक करें उनके ज़िम्मेदारों को कोई सज़ा भी ना मिले। तो एक प्रेसिडेंट सेट थी। तो दूसरी अप्रीहेंशन कतरी फैमिली को ये भी थी। तीसरी जो अप्रीहेंशन है कतरी शहजादे को, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कायम की जाने वाली ये जो 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम है, इसने कतरी शहजादे को हमाद बिन जासम को ख़त लिखा कि हम आप पर पाकिस्तानी क़वानीन का इतलाक़ करेंगे और बाद में आपको पाकिस्तानी अदालतों में भी आके खड़ा होना पड़ेगा। तो ये तीसरी एप्रीहेंशन थी जिसकी वजह से कतरी शहजादे पाकिस्तान नहीं आए, या फिर उन्होंने मजीद इसको फॉलो नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमें अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पेपर स्कैंडल में सामने आने वाले इल्जामात की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर JIT को 13 सवालात के जवाबात तलाश करके 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना थी। बुनियादी सवाल क्या थे और इसके गिर्द घूमते मजीद क्या सवालात उठाए गए, सब बताएंगे कंबर जैदी अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या इनके ज़ेरे कफ़ालत अफराद के असासे इनके ज़ाहिर करदा असासों से मुताबिकत रखते हैं या फिर ज़्यादा हैं? ये था वो बुनियादी सवाल जिसकी तहकीकात करना है पैनामा केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पैनामा केस की समाअत के बाद फैसले में मजीद कई सवालात उठाए। ये कि मियां मोहम्मद शरीफ की मलकियत गल्फ स्टील मिल कैसे वजूद में आई, इसे फरोख्त क्यों किया गया, इसके जिम्मे वाजिबात का क्या बना, मिल फरोख्त करने से हासिल रकम कहां इस्तेमाल हुई, जद्दा कतर और फिर बरतानिया कैसे मुंतकिल की गई। 90 की दहाई के अवाइल में हसन और हुसैन नवाज अपनी कम उम्री के बावजूद क्या इस काबिल थे कि वो फ्लैट्स खरीदते? कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम अल थानी के खतूत का अचानक मंजर आम पर आना हकीकत है या अफसाना? नीलसन और नेस्कॉल नामी कंपनियों के असल मालिकान कौन हैं? इनके शेयर्स फ्लैट्स में कैसे तब्दील हुए? हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट नामी कंपनी कैसे वजूद में आई? हुसैन नवाज शरीफ की ज़ेरे मलकियत फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और दीगर कंपनियों के क़याम के लिए रकम कहां से आई? इन कंपनियों को चलाने के लिए सरमाया कहां से आया? हुसैन नवाज ने अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो करोड़ों रुपए तोहफतन दिए वो कहां से आए? इन तमाम सवालों के जवाबात तक पहुंचने के लिए अदालत ने 6 रुकनी टीम तश्कील देने की हदायत की, जिसमें वफाकी तहकीकाती इदारे FIA, कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुसल्ला अफवाज के इंटेलिजेंस इदारे ISI और बरी फौज के इंटेलिजेंस इदारे MI के नुमाइंदे शामिल हैं। अदालत ने मुल्क के तमाम इदारों को JIT से ताउन करने का हुक्म दिया और टीम को ताज़ीरात पाकिस्तान NAB ऑर्डिनेंस 2002 और FIA कानून के तहत इख्तियारात दिए गए। क्या इन 13 सवालों के जवाबात तलाश कर लिए गए? वो जवाबात क्या हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। कंबर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पैनामा लीक्स तहकीकात के लिए कायम JIT के रूबरू पेश होने वालों ने उस पर शदीद तनकीद के मिश्तर बरसाए। वजीर आजम ने इसके काम को तमाशा कहा तो उनकी साहबजादी बोली, तफ्तीश पहले हो रही है, इल्जाम का पता नहीं। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने वालों ने इस पर क्या एतराजात उठाए? सबसे पहली तनकीद किसने की थी, ये सब बता रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने JIT के काम पर मुतअद्दिद तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, इसके काम को तमाशा करार दिया। वजीर आजम की साहबजादी ने भी इसे तनकीद के निशाने पर रखा। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। हसन नवाज की बारी आई तो कहा, सिर्फ हमारी व्हील चेयर पर मौजूद दादी को JIT का नोटिस नहीं मिला, उन्हें भी बुला लें। JIT जो जुमा 8 दिन हुए, इनके पास ऐसी क्या इल्ज़ाम है या ऐसी क्या चीज़ है जो कि बरतानिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास नहीं? कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगा दें, इल्जाम तो लगाए ना। हुसैन नवाज ने कई घंटे इंतजार करवाए जाने की शिकायत की थी।
JIT के तरीका तफ्तीश पर सबसे पहला एतराज मियां नवाज शरीफ के कजन और कारोबारी मामलात देखने वाले अहम फर्द तारिक शफी ने किया। सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराया कि JIT ने मनपसंद बयान न देने पर 16 साल कैद की धमकी दी है। बाद में नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने भी खत के जरिए सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया कि JIT में उनसे गैर मुनासिब सलूक किया गया। JIT में पेश होने वाला हर फर्द ही गुस्से में दिखाई दिया। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। वजीर आजम नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, जैसे उन्होंने खुद भी फरमाया कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट को रगेदा जा रहा है। मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम हुई तो सबसे पहले तहरीके इंसाफ ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि वजीर आजम ओहदे पर रहे तो JIT काम नहीं कर पाएगी। गुजरते वक्त के साथ तहरीके इंसाफ का JIT पर एतमाद बढ़ता चला गया, लेकिन शरीफ फैमिली और इसमें पेश होने वाले दीगर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते चले गए। ये सब कुछ एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच ने JIT के काम पर न सिर्फ इत्मीनान का इजहार किया बल्कि हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया और मुश्तरका तहकीकाती टीम को कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी रखने की इजाजत दी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। JIT की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हतमी रिपोर्ट जमा कराए जाने के मौके पर रेड जोन इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट पर रेंजर्स और पुलिस की नफरी की तैनाती भी मामूल से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में JIT अपनी हतमी रिपोर्ट जमा कराएगी। इस मौके पर SSP इस्लामाबाद साजिद कियानी और इंतजामिया के अफसरान की जानिब से रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने के साथ सुप्रीम कोर्ट के अहाते और अतराफ में पुलिस और रेंजर्स की जायद नफरी तैनात करने का फैसला किया गया है। इस मौके पर जिला इंतजामिया अफसरान भी पुलिस के साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे। एक और अहम अपडेट के SECP चौधरी शुगर मिल्स के मामले की असर-ए-नौ तहकीकात करेगी। जराए का कहना है कि FIA अपनी रिपोर्ट ऐसी तहकीकात को अपने दायरेकार से बाहर करार दे चुकी है। जराए का कहना है कि SECP चौधरी शुगर मिल्स के मामले की असर-ए-नौ तहकीकात करेगी। चौधरी शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स में मरियम नवाज, हसन नवाज शामिल हैं। चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में किया गया था। जराए का कहना है कि SECP चौधरी शुगर मिल्स के मामले की असर-ए-नौ तहकीकात करेगी और जराए ने यह भी बताया कि साल 2013 में मामले की तहकीकात को दबा दिया गया था। पैनमा JIT ने भी चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट में मशकूक ट्रांजैक्शंस का नुक्ता उठाया था, जबकि सलमान फारूकी ने SECP के सरबराह से चौधरी शुगर मिल्स में मुबैना $7 लाख की मशकूक ट्रांजैक्शन के मामले की तहकीकात का कहा था। तीर चल गया, शेर और बल्ले को पीछे छोड़ दिया, पतंग भी पीछे रह गई। पीपल्स पार्टी ने कराची में ज़िमनी इंतखाब का मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने कराची में ज़िमनी इंतखाब का मैदान मार लिया। PS 114 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी जीत गए और MQM के उम्मीदवार कामरान टिसोरी को 18,000 वोट मिले, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली अकबर गुज्जर को 7,175 वोट मिले और PTI के उम्मीदवार को 5,942 वोट मिले। जमात इस्लामी भी इस मैदान में शामिल थी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने 2,320 वोट हासिल किए। ज़िमनी इंतखाब का टर्नआउट 30% रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने सईद गनी को मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी की जीत पर जियालों ने दिल खोलकर जश्न मनाया। आतिशबाजी और हवाई फायरिंग भी की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर जियालों ने खूब जश्न मनाया। चनेसर गोट में सईद गनी के घर के बाहर जश्न मनाया गया। जियालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और आतिशबाजी भी की गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी ने ज़िमनी इंतखाब में हिमायत करने वाली जमातों और वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस तरह रमजान का पूरा महीना लगा है, मेरे पास अल्फाज नहीं मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। उसके बाद मैं उन तमाम जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के साथ सईद गनी के घर पहुंचे और उन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों ने कराची को अपनी जागीर समझ लिया था। आज की फतह ने साबित कर दिया कराची सिर्फ पीपल्स पार्टी का है। कराची को इन लोगों ने समझ लिया था कि इनकी जागीर है। हमने ये प्रूव कर दिया है कि कराची सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है और आसिफ अली जरदारी साहब का है।
ज़िमनी इंतखाब के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी को 23,797 वोट मिले। MQM के उम्मीदवार कामरान टेसोरी को 18,000 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली अकबर गुज्जर को 7,175 वोट मिले। PTI के उम्मीदवार को 5,942, जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने 2,320 वोट लिए। सरबराह MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने इल्जाम लगाया कि PS 114 के ज़िमनी इंतखाब में धांधली की गई है। धांधली करते पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। कहा बॉयकॉट की अपील के बावजूद MQM को 18,000 से जायद वोट मिले, जो बड़ी बात है। हमारी बड़ी कामयाबी यह है कि बॉयकॉट की अपील के बावजूद तमाम ज़िमनी इंतखाबात से ज़्यादा वोट MQM के वोटर्स ने आज MQM पाकिस्तान को दिया है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये रिज़ल्ट जैसा भी है हमारे लिए 18,000 वोट कीमती है, उनकी अहमियत है। इसी 18,000 पर इंशाअल्लाह ताला ये फ्रेश मैंडेट है हमारे लिए 23 अगस्त के बाद, इसकी अपनी अहमियत है और इंशाअल्लाह इसी पर हम आइंदा अपनी सियासत की बिसात भी बिछाएंगे, इमारत भी तामीर करेंगे। और अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाब की। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के हल्का 4 नगर में ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन 837 वोटों से कामयाब रहे। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद बाकिर हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। पोलिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। 40 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन 6,888 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद बाकिर 837 वोटों से हार गए और 6,051 वोट ले सके। ये मेंबर कानून साज असम्बली मोहम्मद अली शेख के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। नगर के इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख अख्तर हुसैन 413 वोट ले सके। मौसम से मुतालिक अपडेट करें आपको। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, इस वक्त कराची का मौसम कैसा है? अशर, इस वक्त भी कराची का मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो हैं वो रात से चल रही हैं। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मुकम्मल तौर पर मौसम जो है वो अबर आलूद है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाने का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से ठंडी हल्की बारिश जो है वो हो रही है। रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हल्की जो है वो बारिश हुई है, जिसके बायस मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये मौसम जो है अगले कुछ दिनों तक इसी तरह ही कराची का मौसम रहेगा। ठंडी हवाएं चलेंगी, हल्की हल्की बारिश चलेगी। साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो दर्जा हरारत है वो भी कम से कम 28 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। गुजरात शहर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में रवा हफ्ते मानसून की मजीद बारिशों की नवीद सुना दी है और महकमा मौसमियात ने बलाई पंजाब और कश्मीर में आज से, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी पंजाब में मंगल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। जुमेरात तक जारी रहने वाले मानसून बारिशों के इस सिलसिले में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, डीजी खान डिवीजन, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बरसाती नालों में तोगयानी जबकि नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। इसके अलावा सिंध और मशरकी बलूचिस्तान को बारिश के लिए जुमे तक इंतजार करना पड़ेगा। अस्तोर के खूबसूरत सयाहती मकाम एगा चश्मा होटल के मकाम पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अस्तोर के सयाहती मकाम एगा चश्मा होटल के सामने। इस वक्त यहाँ पर सियाहों की जो बड़ी तादाद है
वो यहाँ पर मौजूद है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर एंजॉय कर रहे हैं। जगह बहुत प्यारी है, इतनी खूबसूरत पानी, पहाड़, यहाँ की लैंडस्केप इतनी प्यारी है। पानी मैंने आज तक ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा, बहुत खूबसूरत पानी है। फैसिलिटेशन नहीं है पब्लिक के लिए, अगर हमारे लिए नहीं, लोकल्स के लिए, तो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस पर अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान को जितनी खूबसूरती से नवाजा है और जितना यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इमेज के लिए सबके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी मेहमान नवाज और अच्छे से बात करने वाले मुहब्बे वतन लोग हैं। जबकि स्वात आने वाले सयाह कहते हैं कि वादी स्वात की खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल इनको यहाँ खींच लाती है। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं स्वात से महबूब अली। वादी स्वात में अमन अमान की सूरत हाल के बाद यहाँ पर मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और बहुत बड़ी तादाद में सयाह जो है वो स्वात के सयाहती मकामात कालाम, म्यादम, फिजागट और मरगुजार की सैर सयाहत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, सयाह जो है वो स्वात के किन इलाकों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको यहाँ पर क्या क्या मुश्किलात है, उस हवाले से भी उनसे बात करते हैं। अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, सीनरी अच्छी है, लैंडस्केपिंग अच्छी है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो लाइट का इशू है वो यहाँ के टूरिस्ट के लिए एक अजाब बना हुआ है। अमन व अमान की सूरत हाल तो बहुत अच्छी है, इसको मैं क्रेडिट देती हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, उनकी पुलिस को, अलॉन्ग विद देम आर्मी इज डूइंग वेल, हेड्स अप टू देम। सयाहों का भी यही कहना है कि यकीनन स्वात की वादी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर अगर लोडशेडिंग के मसाइल को हल किया जाए, सड़कों को मजीद बेहतर किया जाए और जो यहाँ पे सयाह आ रहे हैं उनको सहूलियात दी जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान आए इंटरनेशनल फुटबॉलर्स रोनाल्डिनो ऑफिशियल्स के साथ ब्राजील रवाना हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क करार दिया। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और आर्मी चीफ का शुक्रिया, फिर मिलेंगे, जिस पर DGISPR का कहना था कि रोनाल्डिनो और उनके साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में 3 रोज तक एक्शन दिखाने के बाद इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की वापसी शुरू हो गई। ब्राजील के अटैकिंग मिडफील्डर रोनाल्डिनो ऑफिशियल्स के साथ लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निजी परवाज के जरिए बरासत दुबई ब्राजील रवाना हो गए। मेहमान खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। रवानगी के वक्त समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में रोनाल्डिनो ने पाकिस्तान को पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए फिर मिलने का पैगाम भी दिया। जवाब में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दौरा पाकिस्तान पर रोनाल्डिनो और उनके साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दुनिया को बता दिया पाकिस्तान पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। और अब आपको बताएं कि रावलाकोट सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। 4 भारतीय फौजी हलाक और 2 भारत की चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 5 शहरी शहीद और 5 जख्मी हुए हैं। पाक फौज भारतीय बिला इख्तियार जारहियत के खिलाफ शहरी आबादी का तहफ्फुज हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। ISPR के मुताबिक 8 जुलाई को जब बुरहान वानी के यौम शहादत पर दुनिया भर में कश्मीरी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तब भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के रावलाकोट सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग की। भारतीय फौज ने मानवा, सतवाल और चफर के देहात में शहरी आबादी को निशाना बनाया। एक बार दोबारा बात करते हैं पैनामा केस की। पैनामा मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालात के जवाब देते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ को किसी गलत काम का जिम्मेदार करार नहीं दिया, लेकिन इनके बेटों को कसूरवार पाया। शरीफ खानदान ने दुबई, कतर, जद्दा, लंदन मनी ट्रेल के सबूत फराहम नहीं किए, लेकिन JIT ने उसे हसन और हुसैन से जोड़ दिया। दी न्यूज़ के सहाफ़ी अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक JIT को एतराफ़ करना होगा कि वो ऑफशोर कंपनीज की मिल्कियत साबित नहीं कर सकी। JIT सवालात 5, 7, 8 और 9 से मुतालिक शरीफ खानदान के तफसीली जवाबात से मुतमईन नहीं हुई, लेकिन JIT इन जवाबात को यकसर मुस्तरद करने के लिए सबूत जमा करने में नाकाम रही, जबकि आखिरी 4 सवालात के लिए शरीफ खानदान के जवाबात पर ज़्यादातर इन्हिसार करती है।
दी न्यूज के सहाफी अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाए 13 सवालात के जवाब देते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ को किसी भी गलत काम का जिम्मेदार करार नहीं दिया। JIT जराये के मुताबिक JIT ने वजीर आजम पर किसी मौजूद शहादत के बगैर कुछ शुबहात का इजहार तो किया है, लेकिन वजीर आजम को किसी भी जगह किसी भी गैर कानूनी काम का जिम्मेदार करार नहीं दिया। JIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट में अपनी फाइंडिंग्स देते हुए 5वें सवाल के मुतालिक कहा है कि शरीफ खानदान इस बात के काफी शवाहिद फराहम नहीं कर सका कि रकम दुबई से कतर, कतर से जद्दा और जद्दा से लंदन किस तरह पहुंची। तहम JIT ने इस मसले को हुसैन नवाज और हसन नवाज से जोड़ा है, दोनों पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। जराये के मुताबिक JIT ऐसी शहादत तलाश नहीं कर सकी जिससे पता चले कि दोनों ने गैर कानूनी तरीके से रकम कमाई। JIT ने 1990 की दिहाई में शरीफ खानदान के दीगर अरकान की जानिब से लेन देन के कुछ मामलात के मुतालिक शक का इजहार किया है। जराये ने दावा किया है कि JIT अपनी रिपोर्ट में तस्लीम करेगी कि वो ऑफशोर कंपनियों नेल्सन और नेस्कॉल की मलकियत के हवाले से शरीफ खानदान के इख्तियार किए गए मौकिफ को मुस्तरद करने के लिए कोई शहादत या सरकारी शवाहिद तलाश नहीं कर सकी। पैनामा केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमद सुभान से। सुभान, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज JIT के अरकान ने चौथी और अपनी लास्ट जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना है और उसके लिए ज़रा सिक्योरिटी के स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस तरह से हमारी कल बात भी हुई इस्लामाबाद SSP साजिद कियानी से और साथ में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान से, तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू भी हो गए और अभी से ही इजाफी सिक्योरिटी हमें दिखाई भी दे रही है। इसी के साथ साथ उनका कहना भी यही था कि सिक्योरिटी के एहलकार तैनात होंगे सुप्रीम कोर्ट के अहाता के अंदर भी और बाहर की जानिब भी, और इसी के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद होंगे जो कि यहाँ पे पुलिस को असिस्ट भी करेंगे। इसके यहाँ पर अभी तक जो सिक्योरिटी के एहलकार पहुँचे उसमें जो बेशतर एक नफरी है वो जो एलीट के कमांडोज हैं वो पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ में जो रिजर्व्स हैं मुख्तलिफ थाना जात से उनको भी यहाँ का रुख किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुभान हमें तफसीलात फराहम करने। कराची में होने वाली नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप आशिक हुसैन ने जीत ली। चैंपियनशिप के पहले 3 दिन लीड करने वाले वसीम राना और जुहैब आसिफ फाइनल राउंड में हिम्मत हार गए और मुल्तान के आशिक हुसैन 293 स्कोर के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए। तैमूर खान 297 स्कोर के साथ दूसरे और जुहैब आसिफ तीसरे नंबर पर रहे। गर्ल्स इवेंट के ग्रॉस में आनिया फारूक और नेट में जाहिदा दुरानी ने कामयाबी हासिल की। शर्जील खान केस में स्पॉट फिक्सिंग ट्राइब्यूनल की समाअत आज होगी। खालिद लतीफ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स को केस में शामिल करने पर शर्जील खान के वकील ने एतराज उठा दिया है। PCB ट्राइब्यूनल के खिलाफ खालिद लतीफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच की समाअत भी आज होगी। जराये के मुताबिक खालिद लतीफ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स को केस में शामिल करने की PCB की दरख्वास्त पर शर्जील खान के वकील ने जवाब तैयार कर लिया है। जराये का कहना है कि जवाब में खालिद लतीफ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को केस में शामिल करने पर एतराज उठाते हुए मौकिफ इख्तियार किया गया है कि बोर्ड ने शुरू में खालिद और शर्जील खान पर अलहदा केस चलाने को कहा था। अब जब केस इख्तितामी मरहले में है तो PCB अपना मौकिफ तब्दील कर रहा है। दूसरी जानिब खालिद लतीफ की स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच आज समाअत करेगा। डिविजनल बेंच ने आखिरी समाअत में अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हर सूरत में पेश होने का हुक्म दे रखा है और स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल में खालिद लतीफ केस की समाअत मंगल को होगी।